हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। संभव बैच की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी रिटेन बाय प्रोफेसर रामचरण शर्मा, प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ज़्यादातर अध्याय पर हम अपने पुराने लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं एंड टुडेस लेक्चर इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। ये हमारे टेक्स्ट बुक का आज अंतिम अध्याय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर ले रहे हैं वो है प्रायद्वीपीय भारत में नए राज्यों का गठन। प्रायद्वीपीय भारत में नए राज्यों का गठन और ग्रामीण विस्तार। और इसके बाद ये पार्ट कंक्लूड हो जाएगा। निष्कर्षतः ये अंतिम चर्चा है, अंतिम अध्याय है जिस पे हम लोग चर्चा एज पर अवर प्लानर कर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में नए राज्यों का गठन, और इस गठन के साथ साथ इसमें एक चीज और हम जोड़ लेते हैं, एवं ग्रामीण विस्तार। प्रायद्वीपीय भारत में नए राज्यों का गठन और ग्रामीण विस्तार, जिस पे हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया में जो नए राज्यों का गठन हुआ इसकी प्रक्रिया क्या थी। ठीक को हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया एक रफ मैप है। तो इसमें जो नए राज्य बने, नए राज्यों का गठन, इसके पहले के एक लेक्चर में हमने इस बात पे डिस्कशन किया था, इस बात पर चर्चा की थी कि दक्षिण भारत में इस वाले पार्ट में खास तौर पे तमिल क्षेत्र में नए राज्यों का निर्माण हुआ था। हम इस क्षेत्र में पहले पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में कि इस पर्टिकुलर एरिया में और ये सुदूर दक्षिण, तो इस वाले पार्ट को हम लोग नाम देते हैं सुदूर दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत। तो सुदूर दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ, ये एक चैप्टर हमने लिया था पहले, और इसमें ये देखिएगा, आप रिकॉल करिए पुराने लेक्चर को तो आप देखेंगे कि तकरीबन 3000 वर्ष पूर्व, या यूं कह लीजिए 1000 बिफोर कॉमन एरा या ईस्वी, 1000 बिफोर कॉमन एरा या ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व में, यहां पर इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृतियां हुआ करती थी। ठीक है, महापाषाणिक संस्कृतियां। और महापाषाणिक संस्कृतियां, आपको याद होगा, इन्हें इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये लोग अपने डेड बॉडीज को, शवों को दफन करते थे और उनको या तो पत्थरों से, चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से घेर देते थे और दो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पत्थर लगा करके ऊपर से क्षैतिज पत्थर से भी ढक दिया करते थे। तो इसी को महापाषाणिक बोला गया, महापाषाणिक संस्कृतियां। और फिर महापाषाणिक संस्कृतियां, इनका विकास होता है और कृषि, उपज और धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है। तो तकरीबन 2200 वर्ष पूर्व, या आप कह लीजिए 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, या लगभग इसी के आसपास द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते 3 छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो जाता है। तो तकरीबन 700 या 800 वर्ष लग जाते हैं महापाषाणिक संस्कृतियों से होते हुए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं दक्षिण भारत में कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है, और उस प्रक्रिया के पूर्ण होने से 3 छोटे छोटे राज्य बनते हैं। तमिलनाडु की तरफ चोल
अगर आपको याद हो, चूंकि याद ही होगा, चोल। केरल की तरफ केरल पुत्र, इन्हीं को कहा गया चेर, और बीच में पड़ता पांड्य राज्य। तो चोल, पांड्य और चेर, ये तीन छोटे छोटे राज्य निर्मित हुए लगभग 2200 2100 वर्ष पूर्व, या सेकंड या फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। इस पे हमने विस्तृत चर्चा की थी, ठीक है ना। और आपको याद भी होगा कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों का संगम बुलाया गया था। तमिल कवियों का संगम बुलाया गया था, वो भी कितने? 3। और जो साहित्य रचा गया उससे संगम साहित्य कहा गया। और संगम साहित्य दक्षिण भारत के ये प्रारंभिक 3 छोटे छोटे राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अहम स्रोत रही हैं। जबकि महापाषाणिक संस्कृतियां, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो तो हमें उत्खनन से ही मिला, ठीक है। और जब महापाषाणिक शवाधान जो प्रणाली थी, वो उनको खोदा गया, हटाया गया वहां पे, और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ढूंढा गया। तो आप याद करिएगा कि महापाषाणिक संस्कृतियों में लोहा था, लोहे के उपकरणों का ये प्रयोग किया करते थे, और खास किस्म का मिट्टी का बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर और काला एवं लाल मिट्टी के बर्तन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मृद भांड या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया करते थे। तो महापाषाणिक संस्कृतियां, ये इन संस्कृतियों के लोग लोहे के प्रयोग से, लोहे का धातु कर्म और लोहे के प्रयोग से भलीभांति परिचित थे, और काला एवं लाल मृद भांडों का प्रयोग किया करते थे, जिसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें उत्खनित साक्ष्य उपलब्ध है। और यहां से होते होते फिर अंततः राज्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया पूर्ण होती है, यूं कह लीजिए। प्रक्रिया तो यहां से यहां चल ही रहा है, यहां तक आते आते पूर्ण होता है, और 3 छोटे छोटे राज्य निर्मित होते हैं। और इन 3 छोटे छोटे राज्यों में देखिए, जो चोल होते हैं, चोल, तो एक चोल हो गया संगम काल के चोल, ठीक है, संगम काल के चोल जो थे। और फिर यहां से इन चोलों को आगे चलकर रिप्लेस कर देते हैं, ये प्रतिस्थापित होते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं। और प्रतिस्थापित हुए, जब ये प्रतिस्थापित हुए, तो इनको प्रतिस्थापित करके जो राजवंश स्थापित हुआ तमिलनाडु के क्षेत्र में, इनको हटा करके वो कहलाए थे कलभ्र। और कलभ्रों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। और फिर ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है ना, या यूं कह लीजिए 1600 वर्ष पूर्व, या 4th सेंचुरी सीई, या 4वीं शताब्दी ईस्वी, 4वीं शताब्दी ईस्वी, या 1600 वर्ष पूर्व संगम काल के चोल प्रतिस्थापित होते हैं। और उनको प्रतिस्थापित करने का काम किया था कलभ्रों ने, कलभ्र। और आगे चलकर खुद कलभ्र लोग भी प्रतिस्थापित हो गए, और इन्हें प्रतिस्थापित किया 1400 वर्ष पूर्व में, या यूं कह लीजिए 7th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, या 7वीं शताब्दी ईस्वी में कलभ्र प्रतिस्थापित हुए। और जब कलभ्र प्रतिस्थापित हुए, तो इनको प्रतिस्थापित किया पल्लव राजवंश ने। पल्लव राजवंश ने
प्रतिस्थापित किया, जिसके वेल नोन रूलर्स जो भली भांति जाने गए वो महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन मामल्ल, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर नंदी वर्मन, ये लोग थे जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाया और मंदिरों की दीवारों पर चित्रण, भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग भी करवाया। मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित मंदिर बनवाए गए और गर्भगृह की दीवारों पर भगवान शिव के विविध रूपों का चित्रण भी कराया गया। तो पल्लव राजवंश, और पल्लव राजवंश को फिर प्रतिस्थापित कर दिया चोल राजवंश के शासकों ने। चोल राजवंश, तो चोल राजवंश 850 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो जब चोल राजवंश स्थापित हुआ तो इनकी स्थापना किया था, चोल स्थापनाकर्ता जो थे वो विजयालय नाम था उनका, उन्होंने ये चोल राजवंश स्थापित किया। तो एक तो यहां हमें सीक्वेंस मिल रहा है कि चोल, संगम काल के चोल, फिर कलभ्र, फिर पल्लव और फिर चोल। अब ये चोल मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल वाले और संगम काल के चोल, क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हीं के वंशज हैं? इसके बारे में भली भांति जानकारियां या इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हां, इतना हमें जरूर पता चलता है कि ये जो चोल राजवंश वाले लोग हैं ना, यहां वाले, तो ये अपने आप को बता रहे हैं कि ये लोग वास्तव में कौन है? ये लोग वंशज हैं। किसके वंशज? चोल, संगम काल के चोल राजवंश के राजाओं के ही वंशज हैं, ऐसा दावा ये लोग करते हैं। तो इससे तो समझ में आ जा रहा है कि हो ना कहीं जुड़ाव है, कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो चोल राजवंश के राजा संभवतः इन्हीं से जुड़े हुए, ऐसा ये दावा करते हैं, ऐसा दावा ये करते हैं। यद्यपि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं हो पाती, इसको दूसरे सोर्सेस से हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि अपने आप को वैधता देने के लिए, शासन करने के लिए इन्होंने अपने आप को जोड़ा कि हम लोग बहुत पुराने वाले संगम काल के ही चोल लोगों के, चोल राजाओं के वंशज रहे हैं। या हो सकता हो सचमुच में भी हो, या हो सकता हो इन्होंने सिर्फ वैधता प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्राचीन काल के चोलों से, संगम काल के चोलों से जोड़ा हो। ये तो पूर्व मध्यकाल वाले चोल हैं और इसमें दो बड़े महान शासक हुए। आप जानते हैं उन्हें, एक राजेंद्र प्रथम चोल हुआ करते थे और उनके फादर, राजेंद्र प्रथम के फादर राजराजा प्रथम चोल हुआ करते थे। तो ये दो चोल राजवंश के बड़े ही महान राजा, जिन्होंने, जिनके बारे में कहा जाता है, चोलों के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को अपने व्यक्तिगत झील जैसा बनाकर रख दिया था। तो वास्तव में व्यक्तिगत झील बनाने का मतलब यह था कि इनके पास एक बहुत ही मजबूत नौसेना हुआ करती थी और उसी नौसेना की सहायता से ये पूरा दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया रौंद के रख दिया था। इन चोल लोगों ने पूरा रौंद के रख दिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। और जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलक्का सब रौंद वौंद दिया था, वहां तक पहुंच गए थे। और चीन के साथ, चीन के साम्राज्य के साथ उन लोगों का व्यापारिक संबंध भी, इन चोलों का, मध्य पूर्व मध्यकाल वाले चोलों का व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित हुआ था। और व्यापारिक संबंध तो था ही था, मित्रता भी थी। तो व्यापार और वाणिज्य होता रहता था, चलता रहता था। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हमने इसे डिटेल में पढ़ा था। अब देखिए, जो दक्षिण भारत में नए राज्यों का गठन और ग्रामीण विस्तार, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, कि हमने ये भी पढ़ा था कि गुप्त साम्राज्य, जिसकी स्थापना 275 ईस्वी में हुई थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने
275 ईस्वी में की थी। और ये इसके बाद घटोत्कच दूसरा शासक और चंद्रगुप्त प्रथम, यहां पे घटोत्कच दूसरा शासक। एक सेकंड, ठीक है, जरा स्पेलिंग लिखते हैं ठीक से। चंद्रगुप्त, घटोत्कच और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। आप रिकॉल करिए 319 से 335 ईस्वी, जो गुप्तों के प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुए, प्रथम महत्वपूर्ण शासक। और तब से लेकर के गुप्तों ने रूल किया प्रभावशाली तरीके से 450 ईस्वी तक प्रभावी रहे गुप्त। उत्तरी भारत को राजनीतिक रूप से एक 450 452 के आसपास एक किए रखा, लेकिन उसके बाद अगला 100 साल जो था 550 ईस्वी तक आते आते गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। और ये गुप्त साम्राज्य के पतन 6ठी शताब्दी का मध्य में गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय छोटे छोटे रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय राज्यों का गठन हुआ। तो गुप्तों के पतन से एक नई प्रक्रिया प्रारंभ होती है कि यहां से क्षेत्रीय राज्यों का गठन, ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों का गठन हुआ। और इन राज्यों का विकास मुख्यतः शक्तिशाली कुलीन वर्ग ने किया। तो ये जो छोटे छोटे राज्य बने ना, इनका गठन सामंतों के द्वारा किया गया, सामंतों के द्वारा किया गया। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो बाद वाले सेकंड हाफ के गुप्त शासक थे, या फिर वाकाटक हो गए, या उनकी भी पहले दक्षिण भारत में जो कुछ राजवंश बने थे, उन लोगों ने भूमि का दान, भूमि का अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। और जब किसी भी क्षेत्र में डिस्टर्बेंसेस होते थे और राजा जब वहां से टैक्स कलेक्शन, करों की वसूली नहीं कर पाते थे, विधि व्यवस्था की स्थापना नहीं कर पाते थे, तो वो उस क्षेत्र को किसी ब्राह्मण को दान में दे देते थे। और ब्राह्मण उस डिस्टर्ब एरिया में पहुंचते थे, वो विधि व्यवस्था की स्थापना करते, लोगों को कन्विंस करते कि भाई देखो गड़बड़ी मत करो, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करो, तुम्हारा धर्म है ये सब फॉलो करना, और तुम राजा को टैक्स पे करो, तुम्हें टैक्स चुकाना चाहिए। तो लेकिन एक बार जब कोई चीज दान में दे दी जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जाता, चाहे वो कोई गांव या 1 गांव, 10 गांव या 50 या 100 गांव हो। अगर राजा ने एक बार दान में दे दिया गांव तो वो या क्षेत्र, तो राजा उसे वापस नहीं लेगा। तो वंस अ लैंड वॉज डोनेटेड, इट वॉज डोनेटेड फॉर एवर। एक बार जब कोई क्षेत्र राजा ने दान में दे दिया तो वो शाश्वत रूप से दान में चला जाता था, और राजा उस दान दिए गए क्षेत्रों को कभी भी वापस नहीं लेगा। तो once a land was donated, it was donated in perpetuation, it was donated forever, and it was not subject to be taken back. इसको वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और जिनको दान में जमीनें मिली, लैंड ग्रांट्स मिले, वही लोग क्या कहलाए? सामंत कहलाए, राजाओं के अधीन सामंत। और उन्हीं सामंतों ने स्थापित किया क्षेत्रीय राज्य। तो क्षेत्रीय राज्यों का गठन शक्तिशाली कुलीन, इलीट, कुलीन वर्ग, सामंतों के द्वारा किया गया, सामंत, ठीक है। और ये बड़ी संख्या में मंदिर बनाते थे, बड़ी संख्या में
मंदिर बनाते थे। और देखिए, एक मंदिर अपने आप में सिर्फ कोई धार्मिक केंद्र नहीं होता है। मंदिर में तमाम तरीके की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधियां चलती थी। तो एक मंदिर अपने आप में पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स बन जाता था, मार्केट कॉम्प्लेक्स। और इनकी अर्थव्यवस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स पे, मंदिर पर निर्भर करती थी। कैसे, मैं भी आपको और एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट साम्राज्य ने सत्ता का रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पे सत्ता का केंद्रीयकरण किया। और इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था होती थी। इन लोगों ने, इन राजाओं ने बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया। देखिए, जैसे अगर हम एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर लें, तो आधार पर वर्गाकार, फिर टिपिकल साउथ इंडिया शिखर, के और ये वाला भाग जिसको शिखर बोलते हैं, है ना। और ये आमलक, शिखर का ऊपरी हिस्सा आमलक, और आमलक के ऊपर लगा दिया जाता कलश, और कलश में रख दिया जाता झंडा। और जिसको हम उत्तरी भारत में शिखर कहते हैं, वो दक्षिणी भारत में विमान कहलाया। विमान, क्योंकि बड़े ऊंचे ऊंचे शिखरों का निर्माण करवाया गया, इसीलिए विमान शब्द। और जो मुख्य शिखर के ठीक नीचे का जगह है, वो गर्भगृह कहलाया। सैंक्टम सैंक्टोरम, सर्वाधिक पवित्र स्थल। और फिर गर्भगृह में मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती, या अगर भगवान शिव लिंग रूप में है तो स्थापित होंगे। फिर गर्भगृह के सामने, मुख्य रूप से देखिए, गर्भगृह के सामने एक मंडप बनाया जाएगा या बनाया जाता था। और एक और हॉल अगर बनेगा तो वो अर्ध मंडप का नाम दिया जाएगा, अर्ध मंडप। ठीक है, तो ये बना मंडप और अर्ध मंडप, ये भक्तों के लिए होता। और फिर दिमाग में ये ख्याल आता है कि चूंकि ये अति पवित्र स्थल है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इस अति पवित्र स्थल को हम घेर दें। ठीक है, अति पवित्र स्थल को घेर दिया जाए। और अगर मंदिर को घेर दिया जाएगा तो चार दीवारी बाउंड्री वॉल लगेगा, तो ये बाउंड्री वॉल बन गया। और बाउंड्री वॉल अंदर जाने के लिए एक दरवाजा होगा, मुख्य प्रवेश द्वार, मंदिर प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार होगा। तो मंदिर प्रांगण के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम, और ये चार दीवारी, चार दीवारी। एक मंदिर अपने आप में अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन जाएगा, केंद्र। और विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चलेंगी। आर्थिक गतिविधियां, खासतौर पे आप जाइए, प्रसाद बनाने वाले लड्डू वड्डू बना कर रखे रहते हैं, वो बिकता है। फूल माला बनाए रहते हैं, फूल माला बिक जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो और कई तरीके की चीजें, आर्थिक गतिविधियां। कहीं पे देखिए रथ बन रहा है, तो रथ कई महीनों तक रथ बन रहा है। पुरी में ना जगन्नाथ जी का मंदिर, भगवान विष्णु का एक रूप जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में है। और वहां हर साल रथ यात्रा होती है, और 3 रथ हर साल बनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ, या भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र या बलराम, और बहन सुभद्रा के लिए। तो महीनों तक ये एक्टिविटीज
चलती रहती हैं, ये गतिविधियां महीनों तक चलती रहती हैं, आर्थिक गतिविधियां। तो मंदिर अपने आप में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन जाता है। और यहां पे बढ़ई वाले काम लगातार चलते रहेंगे, लोहे के सामान बनाने वाले लोहार लोगों को जॉब मिल जाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार बहुत सारे लोग होंगे, प्रसाद बनाने वाले, लड्डू मिठाई बनाने वाले के। तो आर्थिक गतिविधियां, और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो मुद्रा व्यवस्था बढ़ेगी, मुद्रा व्यवस्था का चलन बढ़ेगा। तो मंदिर अपने आप में आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु बन जाए। और इसके अलावा मंदिर धार्मिक तो है ही, जो है वो तो है सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु, लोगों में नैतिकता का प्रचार प्रसार, लोगों का व्यक्तित्व व मानसिक आध्यात्मिक विकास करना, ये काम हो जाएगा। तो लोगों को समझाया जाएगा, गलत रास्ते पे जाने से रोका जाएगा, लोग सही राह पे रहेंगे। तो मंदिर बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो आर्थिक, सामाजिक और इसके साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियां बड़ी महत्वपूर्ण होती थी मंदिरों की, क्योंकि मंदिर स्वयं में अपने आप में घटिका घटिका बन जाते थे। घटिका मतलब घड़ा नहीं, घटिका मतलब होता है कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा का केंद्र। तो मंदिर प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के केंद्र बनते थे, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ा करते थे। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो ये क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ या गठन हुआ, इनकी अर्थव्यवस्था या ये मुख्य रूप से मंदिर अर्थव्यवस्था पर आधारित हुए। ये बात समझ में आई? ये मंदिर अर्थव्यवस्था, इस मंदिर अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। और चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट साम्राज्य ने क्षेत्रीय स्तर पर ही सही, लेकिन सत्ता का केंद्रीयकरण अवश्य किया था। और देखिए, ये जो मुख्य मुख्य राज्य बने, इनके कुछ खास बातें देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे चोल साम्राज्य बना 850 ईस्वी में, इसकी स्थापना की थी विजयालय ने, और ये 850 से लेकर अगले 3.5 पौने 400 साल तक बड़े ही लंबे समय तक दीर्घजीवी रहा और बड़े मजबूती के साथ दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर स्थापित रहा। और चोल राजाओं ने, विशेषकर राजेंद्र प्रथम चोल या फिर उनके फादर पिताजी राजराज चोल, इन्होंने, मैंने कहा ना कि बड़ी ही शक्तिशाली नौसेना विकसित कर ली थी, बड़ी शक्तिशाली नौसेना। और राजराज चोल, उन्होंने आधा श्रीलंका जीत लिया था और पूरा का पूरा समेट दिया राजेंद्र चोल ने। और राजेंद्र चोल इतने शक्तिशाली थे कि उनकी भुजाएं दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गई। मतलब ये हाथ नहीं पहुंच गया दक्षिण पूर्व एशिया तक, मतलब वो वहां तक अपनी पहुंच रखते थे। और इन्होंने इतनी दमदार नौसेना विकसित की थी कि कहा ही गया कि चोलों ने बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को अपने व्यक्तिगत झील के जैसा ट्रीट किया, कि ये तो हमारा व्यक्तिगत झील है। और सोचिए कि ये साउथ ईस्ट एशिया तक, जावा, सुमात्रा, कड़ा, मलेशिया, कंबोडिया, वहां तक चले गए और उन शासकों को पराजित भी किया, धूल भी चटाया, क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। चोल और चीन साम्राज्य के बीच में जो सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध बना हुआ था, ये दक्षिण पूर्व वाले उस व्यापारिक संबंध को नुकसान कर रहे थे। तो राजेंद्र प्रथम चोल अपनी नौसेना लेके दौड़ाते हुए पहुंच गए कि बहुत मारा बबन ठीक हो जाए, ठीक है, पूरा हड़का दिया वहां जाकर के। तो बे ऑफ बंगाल को अपना व्यक्तिगत झील समझना। और चोलों का जो मध्यकाल वाले चोल थे, इनका मुख्य केंद्र तंजौर
तंजावुर बोलते हैं इसको, तंजौर, और गंगईकोंड चोलपुरम था। गंगईकोंड चोलपुरम एक नया शहर था, एक नया नगर था, जिसकी स्थापना राजेंद्र प्रथम चोल ने की थी। तो वास्तव में देखिए होता क्या था, अधिकांश मामलों में होता यह था कि आमतौर पे उत्तरी भारत के राजा शासक लोग दक्षिण भारत में जाकर उन्हें पराजित कर देते थे। ऐसा रेयरली हुआ है कि दक्षिण भारत से लोग निकल के आए और उन्होंने उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित किया। ऐसे ही एक शासक हुए राजेंद्र प्रथम चोल, और राजेंद्र प्रथम चोल ने बंगाल पर अटैक किया। बंगाल मतलब नॉर्थ इंडिया, तो बंगाल पर अटैक किया और बंगाल के पाल शासक थे उस वक्त, पाल राजवंश का शासन था। बंगाल के पाल राजवंश के राजा को हरा दिया राजेंद्र चोल ने। बड़े खुश हुए, देखा है हरा दिया, उत्तर वालों को हरा दिया। तो उन्होंने एक उपाधि ली, एक टाइटल लिया, और उन्होंने अपने टाइटल में अपने आप को कहा कि मैं गंगा का विजेता हूं। कावेरी से आए थे, गंगा को जीता, बंगाल को जीता, तो उन्होंने कहा मैं गंगा का विजेता हूं, यानी कि गंगई कोंड, कोंड मतलब तमिल में कोंड मतलब विजेता होता है, तो मैं गंगई कोंड हूं, गंगा का विजेता हूं। तो अच्छी, ठीक है भाई, बढ़िया बात है, आपने उत्तर भारत वालों को हरा दिया। लेकिन उससे उनका मन नहीं भरा, उन्होंने, वो वापस गए, राजेंद्र चोल वापस गए। उन्होंने बोला शहर बसाओ, इस यादगार के तौर पे शहर बसाओ, और वो जो शहर बसा उसी शहर को बोला गया गंगई कोंड, उपाधि गंगई कोंड पर गंगई कोंड चोलों का नगर चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम। और उससे भी नहीं मन भरा तो उन्होंने कहा कि गंगई कोंड चोलपुरम में एक विशालकाय शानदार मंदिर बनवाओ, भगवान शिव को समर्पित मंदिर। तो वो मंदिर बनवाया गया और बोला गया ये गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर है। तो तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम चोलों के प्रमुख केंद्र थे। चोल प्रशासन ये और ग्राम सभा और नाडु क्षेत्रीय परिषद जैसे संस्थाओं की भूमिका थी। सिंचाई परियोजनाएं चलती थी जलाशय और नहरों के द्वारा, मुख्य रूप से जलाशय के द्वारा, जिसने कृषि को बढ़ावा दिया। तो चोल राजवंश के राजा जिस बात के लिए जाने गए वो था ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन, और ग्राम प्रशासन में चोलों ने बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी या स्वायत्तता दी थी। विलेज ऑटोनॉमी, ग्राम स्वायत्तता, ग्राम स्वायत्तता, विलेज ऑटोनॉमी, है ना ये। और इधर चालुक्य राजवंश भी बना, दूसरा राजवंश चालुक्य, ठीक है, राज्य बना। साम्राज्य तो कहना बहुत उचित नहीं है क्योंकि साम्राज्य तो बहुत बड़े बड़े राज्यों को बोला गया है, लेकिन ठीक है फिर भी काम चल जाएगा हमारा। यह साम्राज्य पश्चिमी दक्कन, ठीक है, पश्चिमी दक्कन में विस्तारित था, और इसमें दो केंद्र इनके बड़े महत्वपूर्ण हुए चोलों के। एक केंद्र ऐहोल और दूसरा पत्तडक्कल। ऐहोल और पत्तडक्कल, जहां इन लोगों ने कई बड़े बड़े और बेहतरीन मंदिर बनवाए। तो देखिए बार बार घूम फिर के ना अर्थव्यवस्था एक चीज पे आके रुक रही है, बात एक चीज पे आके रुक जा रही है, मंदिरों का निर्माण। तो बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया गया। और याद रखिएगा मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, आज भी देख लीजिए अगर एक मंदिर का पुनरुत्थान होता है और एक कॉरिडोर बनता है, जैसे काशी बनारस है ना, बनारस काशी, तो काशी में विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ भगवान शंकर हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर पहले, मंदिर तो पहले से है, लेकिन गलियां बड़ी सकड़ी सकड़ी पतली पतली, और फिर हमारे वर्तमान सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उसमें काशी कॉरिडोर बनवाया, उसको चौड़ा कराया गया, चौड़ीकरण हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, और इतना खूबसूरत हो गया। अब तो देखिए पूरे, जहां से लगता है कि पूरा विश्व भगवान शिव की भक्ति में उमड़ा चला आ रहा है बनारस, ठीक है ना। और
बनारस में ये हालत है इस वक्त कि एक छोटा से छोटा होटल भी आप लेंगे ना, कमरा घूमने जाएंगे बनारस लेंगे तो 3-3 4-4 हजार रुपए से नॉर्मल नॉर्मल एकदम जो 500,000 रुपया 1200 रुपया हो ना, तो 3-3 हजार और 4-4 महीने की एडवांस बुकिंग चल रही है। ट्रेनें बढ़िया जा रही हैं, आ रही हैं, सब कनेक्टिविटी बना दी गई, वंदे भारत ट्रेन से जोड़ दिया गया है कई जगहों से। तो आराम से घूमते रहिए, कई सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, घूम रहे हैं, शानदार गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। बनारस के लोग इस वक्त खूब आय सृजित कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। बनारस से लेकर के अयोध्या धाम, अयोध्या जी से लेकर के इधर पटना, पाटलिपुत्रा, ये सब राजगृह सारा जोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी खूबसूरती से जुड़ा हुआ सब कुछ और लगातार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। तो मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होता, सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं होता है, आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा सेंटर बनता है। ठीक है, तो ऐहोल और पतडक्कल में कई मंदिरों का निर्माण चालुक्य राजवंश के राजाओं ने कराया। और जो चालुक्य राजवंश के राजाओं ने मुख्य रूप से मंदिर बनवाए या फिर राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर चालुक्य गुजरात और महाराष्ट्र, और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र। तो राष्ट्रकूट 8वीं से 10वीं शताब्दी में, तो राष्ट्रकूटों ने दक्कन में व्यापक सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव डाला। तो सांस्कृतिक प्रभाव तो ये लोग डाल ही रहे हैं, अच्छा खासा सांस्कृतिक प्रभाव डाल रहे हैं। तो व्यापक सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव डाला, और इनके शासन में कला और स्थापत्य जैसे एलोरा की गुफाएं विकसित हुई। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, और एलोरा की कुछ गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजाओं ने भी करवाया। और फिर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पल्लव पल्लव जो कि पहले से थे, चोलों के पहले पल्लव थे, तो पल्लवों ने कांचीपुरम, तो पल्लवों की राजधानी या मुख्य केंद्र कांचीपुरम था। और महाबलीपुरम में भी, तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर शोर टेम्पल ऑफ मामल्लापुरम या महाबलीपुरम, SHORE, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम के, और कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, ये दो प्रसिद्ध मंदिर चोलों सॉरी पल्लव ने बनवाए थे, है ना। और महाबलीपुरम में तो समुद्र किनारे स्थापित मंदिर बेहतरीन लगता है। तो पल्लव राजवंश के राजाओं का मुख्य केंद्र कांचीपुरम था, कांचीपुरम। और इसके अलावा मामल्लापुरम, जिसे अब महाबलीपुरम कहा जाता है, मामल्लापुरम या महाबलीपुरम। और पल्लवों को 850 ईस्वी में प्रतिस्थापित किया चोलों ने। और चोलों का जो दो प्रमुख केंद्र था वो था तंजावुर या थंजावुर बोलते हैं आज के, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। शहरों पे ध्यान दीजिएगा और मंदिरों पे विशेष तौर पे। तो चोल जाने गए विशाल काय मंदिरों के निर्माण के लिए, और चोल शासक राजराज प्रथम ने जो मंदिर बनवाया बृहदेश्वर मंदिर, वो आज भी हमारे देश का सबसे विशाल काय और ऊंचा मंदिर है। उससे ज्यादा ऊंचा मंदिर आज तक भारतीय इतिहास में नहीं बना है। बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर या पेरिय कोविल करके भी बोला जाता है, पेरिय कोविल। तो चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोलों से पहले तमिलनाडु क्षेत्र में पल्लव, इनकी राजनीतिक व्यवस्था ये सामंती व्यवस्था थी। मतलब राजा सारा ताकत या सारी शक्तियां अपने हाथ में संकेंद्रित करके नहीं रखता था। ये लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण किया करते थे। तो भले ही ये राज्य बहुत बड़े बड़े ना रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्रीय स्तर पर ही जो ये राज्य बने, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करते थे। तो जो शासक हुआ करते थे
ये जो शासक होते थे, इन शासकों के अधीन कई सामंत, या आप इन्हें उपराजा भी समझ सकते हैं, उपराजा या उप शासक, जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो शासक है, इसके अधीन सामंत हैं, और शासक किसके मदद से, किसकी सहायता से? शासक सामंतों की सहायता से, शासक सामंतों की सहायता से शासन किया करते थे। यही बात यहां पे मेंशन्ड है कि इन राज्यों का शासन सामंती व्यवस्था पर आधारित थी, और शक्तिशाली कुलीन वर्ग, जिन्हें मांडलिक कहा जाता, को राजा भूमि और अधिकार सौंप जाते थे, और ये राज्य मंदिरों के संरक्षण के लिए जाने गए। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे एग्जैक्टली? तो शासक जो होते थे, ये सामंतों के द्वारा शासन करते थे। तो शासक क्या है ना, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष, कोई क्षेत्र विशेष पर इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, अगर किसी क्षेत्र विशेष पे इनकी पकड़ ढीली पड़ी, वह टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वह करों की वसूली नहीं कर पाए, अगर ऐसा होगा तो राजा क्या करेगा कि वह क्षेत्र का, या उस क्षेत्र का भूमि अनुदान कर दिया जाएगा। टैक्स तो आ नहीं रहा, पैसा तो आ नहीं रहा है, तो उस क्षेत्र को क्या कर दो? डोनेशन में दे दो, दान में दे दो, भूमि अनुदान में दे दिया जाएगा। और इससे राजा को लग रहा है कि इससे राजा को पुण्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहले भूमि अनुदान ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा दक्खन के सातवाहन राजवंश के राजाओं ने प्रारंभ की, फिर गुप्तों ने, वाकाटक ने, फिर हर्षवर्धन ने, फिर ये परिपाटी ही चल पड़ी, चाहे उत्तर हो या दक्षिण। तो भूमि दान दिया जाता था, और एक बार अगर दान में भूमि दे दी गई तो वो स्वतंत्र राजनैतिक इकाई बन जाती थी, स्वतंत्र राजनीतिक इकाई। क्योंकि भूमि दान में शामिल होता था प्रशासनिक टैक्स वसूली वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर का सारा प्रशासनिक अधिकार भी सम्मिलित, प्रशासनिक अधिकार भी चले जाते थे। तो एक तरीके से जिस क्षेत्र का दान राजा देगा, वो क्षेत्र हमेशा हमेशा के लिए उस राजा के हाथ से निकलकर सामंत, दान प्राप्त करता सामंत के पास चला जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था सामंती व्यवस्था कहलाती है, ठीक है ना? सामंती व्यवस्था, स्वतंत्र राजनीतिक इकाई है। भूमि दान में प्रशासनिक अधिकार भी दान में दे दिए जाते थे। भूमि दान में प्रशासनिक अधिकार भी दान में दे दिए जाते थे, और जिनको दान प्राप्त करता होते थे, वो एक छोटे से एरिया में स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन करने लगते थे, वो स्वतंत्र शासक हो जाते थे, क्योंकि दान में सब कुछ दान में दे दिया जाता था, और उन्हीं को बोला जाता था सामंत। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, इसमें देखिए मुख्य राजनीतिक व्यवस्था जो है वो केंद्रीयकरण पर नहीं है, बल्कि वो विकेंद्रीकरण पे है। और जो मुख्य राजा है वो कई सामंतों के
माध्यम से अपने बड़े एरिया पर शासन कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राजा का क्षेत्र कम है और उसका क्षेत्र, बाकी ज्यादातर क्षेत्र सामंतों में बटा हुआ है। वो सामंतों के माध्यम से ही शासन कर रहा है। और ठीक है, ग्रामीण विस्तार, तो रूरल एक्सपेंशन तो तब होगा जब खेती बढ़ेगी, तभी तो ग्रामीण है ना, खेती बढ़ाना पड़ेगा। और चूंकि दक्षिण भारत और दक्कन है, तो वहां खेती के लिए, कृषि के लिए सिंचाई के साधनों का विकास करना पड़ेगा। ठीक है, और खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए जंगल साफ करने पड़ेंगे, जंगल काटना पड़ेगा और जमीन को खेती योग्य बनाना पड़ेगा। तो कृषि और सिंचाई के साधनों का विकास, तो दक्षिण भारत और दक्कन में सिंचाई का जो मुख्य साधन था वो था जलाशय। नहरें तो कम बनेंगी, जलाशय ज्यादा बनेंगे, तो बड़ी संख्या में जलाशयों का निर्माण इन राजाओं के द्वारा किया गया। तो भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए पहले तो जंगलों की कटाई छटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और टैंक यानी कि जलाशय, टैंक का मतलब यहां पे, टैंक का मतलब जलाशय से है, टैंक जलाशय, सिंचाई प्रणाली का विकास। और सिंचाई परियोजनाएं जब बढ़ेंगी तो फसल भी बढ़ेंगे और फसलों की विविधता आएगी। और विशेष तौर पे देखिए कपास, कपास की खेती बढ़ेगी, और कपास की खेती बढ़ेगी तो वस्त्रोद्योग बढ़ेगा, लहलहाने लगेगा, और दुनिया जहान में दक्षिण भारत से कपड़ों का निर्यात बढ़ जाएगा। और अगर हम इनकी अन्य विशेषताओं को देखें तो इनमें ग्राम सभा और स्थानीय प्रशासन, तो स्थानीय प्रशासन के विषय में हमें जानकारी, ज्यादा जानकारी मिलती है। वो कहां से मिलती है? आपको याद होगा, चोल राजा थे, चोल शासक थे, परांतक प्रथम, परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर अभिलेख, दो दो अभिलेख मिले उत्तर मेरूर में। इसी से, परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें ग्राम, स्थानीय ग्राम प्रशासन के विषय में जानकारी व ग्राम स्वायत्तता, विलेज ऑटोनॉमी, ग्राम प्रशासन व ग्राम स्वायत्तता। तो चोल जिस वजह से जाने गए भारतीय इतिहास में, वो दो तीन वजहें हैं। पहला, स्थानीय ग्राम प्रशासन, ग्राम स्वायत्तता, दूसरा विशालकाय मंदिरों का निर्माण, और तीसरा चोल जाने गए एक शक्तिशाली नौसेना का विकास। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी जाने गए, और नौसेना का विकास आर्थिक गतिविधियों में सहयोग कर रहा होगा अवश्य ही, क्योंकि जो जहाज कार्गो सामान लदे हुए जाएंगे और उसके साथ जब नौसेना जाएगी तो सामान ज्यादा सुरक्षित और दूर तक पहुंचाया जा सकेगा, समुद्री लुटेरों से बचाया भी जा सकेगा। तो नौसेना का विकास आर्थिक, राजनीतिक तो था ही था, राजनीतिक के साथ ही साथ आर्थिक भी तो था ना। तो ग्राम प्रशासन, ग्राम सभाएं, तो उन्हें ग्राम सभा उर कहते, स्थानीय प्रशासन का आधार थी। ग्राम सभा ही भूमि का बंटवारा किया करती थी, टैक्स कलेक्शन गांव के लेवल पे, और जुडिशियल, तो टैक्स कलेक्शन और जुडिशियल वर्क भी ग्राम सभाएं देखा करती थी। जबकि नाडु बोलते हैं एक क्षेत्रीय
प्रशासनिक इकाई को, जो ग्राम सभाओं के समूहों का प्रबंधन करती थी। तो ठीक है, तो ग्राम के ऊपर नाडु, नाडु के ऊपर वलनाडु, है ना, वलनाडु, और वलनाडु के ऊपर पूरा राज्य ही हो गया, राज्य या साम्राज्य कह लीजिए। तो राज्य, वलनाडु, नाडु और उर, यानी कि ग्राम सभाएं, ठीक है, उन्हें वारियम भी कहते हैं, वारियम, ग्राम सभाओं को वारियम भी कहा जाता था। तो ग्राम सभा और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के लिए भी ये साम्राज्य जाने गए। विशेष तौर पे ग्राम सभा और स्थानीय प्रशासन को अधिक शक्तियां देने के लिए, प्रदान करने के लिए जो जाने गए, वो लोग चोल राजवंश के ही शासक थे मुख्य रूप से। और देखिए, अगर हम भूमि व्यवस्था और राजस्व देखें, भूमि व्यवस्था व राजस्व देखें, तो भूमि को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया। ठीक है, भूमि को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब अगर भूमि का दान ब्राह्मण को दिया गया या भूमि का दान मंदिर को दिया गया, क्या तो उनके नाम अलग अलग हो जाते थे, ब्रह्मदेव, देवदान वगैरह वगैरह। और जैसे ब्राह्मण को जो भूमि दान में दिया गया, दान में दिया गया तो टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो अंडरस्टूड है, कर मुक्त होगी। तो ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ब्राह्मण को दान में दी गई टैक्स फ्री जमीन, टैक्स फ्री जमीन। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे इसको समझें, तो वाकाटक, महाराष्ट्र में वाकाटक राजवंश था। वाकाटक राजवंश पे शासन किया करती थी शासिका प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता ने एक ब्राह्मण थे चनाला स्वामिन, चनाला स्वामिन, तो चनाला स्वामिन को एक गांव दान में दिया, है ना, गांव दान में दिया। गांव का नाम है दांगुन, दांगुन का दान। और ये बात उन्होंने पत्थर पे लिखवाई, अभिलेख पे लिखवाई, प्रभावती गुप्ता ने, कि मैंने चनाला स्वामिन ब्राह्मण को दांगुन गांव का दान दे दिया है, दांगुना। और अब मेरा कोई भी अधिकारी या मेरे सैनिक इस गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। और अभिलेख में यह भी बताया जा रहा है कि चनाला स्वामिन को जब ये गांव दान में दिया गया, तो इसको समस्त प्रशासनिक, कर वसूली व न्याय भी, ये सारे काम ट्रांसफर कर दिए गए। समस्त प्रशासनिक, कर वसूली का अधिकार व न्याय प्रणाली के सारे अधिकार चनाला स्वामिन को सरेंडर कर दिया प्रभावती गुप्ता ने, जब उन्होंने दांगुन गांव का दान किया था चनाला स्वामिन को। तो अगर ब्राह्मण को दान में दिया गया गांव या जमीन, तो वो ब्रह्मदेय कहलाएगा, ब्रह्मदेय। और अगर मंदिरों को दान में दिया गया जमीन, ताकि मंदिर का खर्चा वर्चा निकल सके, तो इसे क्या नाम दिया गया, देवदान, देवदान या देवदाय, मंदिरों को दान में दी गई भूमि। और जिस भूमि पर किसान लोग हल चलाते थे, उसे विल्लाल, विल्लाल बोला जाता। विल्लाल का मतलब ही किसान होता है, तो विल्लाल, है ना, कृषक की भूमि। और राजस्व प्रणाली कृषि उत्पादन के आधार पर बनाई गई थी। मतलब यूं समझिए कि कितना लगान लिया जाएगा, राजा किसान से कितना लगान लेगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि किसान के पास कितनी जमीन है, कितना बीघा जमीन है, कितने एकड़ जमीन है। ये इस बात पर निर्भर करेगा
कि इस बात पर निर्भर करेगा कि किसान ने अपने कुल खेत में कितना उपज उपजाया है। तो जो उपज होगा ना, तो टैक्स, लैंड टैक्स या लगान किस पे लग रहा है? जमीन पर नहीं लग रहा है, उपज की मात्रा पर लग रहा है। तो अगर 0 उपज, नो उपज, नो लगान, मोर उपज, मोर लगान। ठीक है, तो उपज जैसे मान लीजिए कुल उपज का 1/6 भाग रख दिया गया या 1/5 भाग रख दिया गया, तो जितना होगा उसका 1/6 या 1/5, नहीं होगा तो नहीं का 1/6 1/5, यानी कि कुछ भी नहीं। ये बड़ी खास बात है। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि मंदिर और ग्रामीण समाज, टेम्पल्स एंड रूरल सोसाइटी, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, क्या ना, मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी। अब मंदिर के पुजारी तो भूमि पे हल नहीं चलाएंगे ना, वो तो पूजा पाठ का काम करेंगे। तो मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उस पर किसान लोग हल चलाते थे, और हल चला के अपना एक हिस्सा रख लेंगे, और जो एक हिस्सा रहेगा वो मंदिर को दे दिया जाएगा या बेच के उसका पैसा दे दिया जाएगा। तो किसानों द्वारा जोती जाती थी। मंदिरों ने कला, शिक्षा और शिल्प को भी बढ़ावा दिया। अभी मैंने बताया था आपको, हम लोगों ने डिस्कस किया साथ ही साथ कि मंदिर न केवल धार्मिक आध्यात्मिक बल्कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधियों के बिंदु बन जाते थे। या यूं समझ लीजिए कि मंदिर अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर में विकसित, अगर एक बड़ा मंदिर है तो अपने आप में वो ना केवल मार्केट कॉम्प्लेक्स, समझ लीजिए पूरा का पूरा शहर है, गतिविधियों का जीवन की समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन जाते थे मंदिर। तो ये इस क्षेत्र, इस समय में जो राज्य बने, इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साम्राज्य, राजधानी, मुख्य योगदान देखिए। चोल साम्राज्य 3 हेड में, साम्राज्य, राजधानी और मुख्य योगदान। साम्राज्य चोल साम्राज्य, राजधानी तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। योगदान जिसके लिए जाने गई है, सिंचाई, मंदिर निर्माण और ग्राम स्वायत्तता या ग्राम सभा। दूसरा साम्राज्य मुख्य रूप से चालुक्य साम्राज्य, इसके मुख्य केंद्र बादामी और ऐहोल। ये जाने गए जिस बात के लिए वो है स्थापत्य कला, सैन्य विस्तार। फिर तीसरा राष्ट्रकूट साम्राज्य, राजधानी मुख्य रूप या मुख्य राजधानी या मुख्य केंद्र मान्यखेट, अजंता और एलोरा की गुफाओं का इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। अजन्य याद किया जाता है, अजंता एलोरा की गुफाएं, और इनका सांस्कृतिक प्रभाव रहा। पल्लव राजवंश मुख्य केंद्र कांचीपुरम और महाबलीपुरम के मंदिर। है तो ये सब साम्राज्य, राजधानी और मुख्य योगदान, यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दिया है मैंने एक ही जगह पर, वो नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा। और इनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखिए कि जो सामाजिक संरचना है इन साम्राज्यों में, सामाजिक संरचना में ग्रामीण समाज में ब्राह्मणों का और भूस्वामियों का, कुलीन वर्ग का प्रभुत्व रहेगा। ठीक है, ब्राह्मणों का धार्मिक प्रभुत्व और कुलीन वर्ग का प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभुत्व रहेगा। क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं तो श्रमिक भी बढ़ेंगे और कृषक वर्ग का भी विस्तार होगा, और जैसे जैसे खेती बाड़ी बढ़ेगी तो व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा। जब व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों का
विकास होगा और दक्षिण भारत में जो वस्त्र उत्पादन और सूती और रेशमी वस्त्र, मसाले और हस्तशिल्प के अन्य वस्तुओं जिनका दूर दूर तक निर्यात किया जाएगा, चाइना तक, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक निर्यात होगा इन वस्तुओं का। विशेष तौर पे देखिए, मसाले और रेशमी और सूती वस्त्र, हाथी दांत पे कारीगरी, ये सारी चीजें निर्यात की जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर, हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली लास्ट चैप्टर। और हमने इस सीरीज का एनसीईआरटी प्रोफेसर रामशरण शर्मा एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की, इस सीरीज का विधिवत समापन कर दिया। और इतने दिनों तक आप लोगों ने साथ दिया, साथ बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने ये सीरीज अटेंड किया। और निश्चित तौर पे एनसीईआरटी आर एस शर्मा एंशिएंट इंडिया आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में हेल्पफुल, कारगर साबित होगी। बड़ी ही शानदार टेक्स्ट बुक है, बेहतरीन टेक्स्ट बुक है। और सारे लेक्चर, सारे टॉपिक्स, चैप्टर्स पे हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया, विस्तृत अध्ययन किया। और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेनी थैंक्स। संभव है, याद दिला दूं जाते जाते, संभव है, बिल्कुल संभव है, हमारे और आपके परस्पर सहयोग से और आपके जी तोड़ मेहनत से, आपके कठिन परिश्रम से। तो परिश्रम से पीछे ना हटिएगा, जी तोड़ मेहनत करिएगा और निश्चित तौर पे एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी और अंतिम सूची में आपका नाम जरूर होगा। बस हाँ, इतना है कि मेहनत करिएगा, खूब जी तोड़ मेहनत करिएगा। और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपनी तरफ से जितना भी कॉपरेट कर सकता है, जितना मैक्सिमम कॉपरेशन हो सकता है, वो सारा पॉसिबल कॉपरेशन, असिस्टेंस, हर तरीके से हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए, इन शब्दों के साथ आज का ये अंतिम सेशन और ये सीरीज समापन करते हैं। फिर किसी और जगह, किसी और समय में, इसी प्लेटफॉर्म पे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के, लेकिन किसी और प्लान पे हम लोग शायद मिलेंगे एक बार फिर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट।